सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं शिवम उत्तर प्रदेश के भावी अध्यापकों का स्वागत करता हूं। तो इन्वायरमेंट की दोस्तों आज आपका 19th लेक्चर है, ठीक है। 19वां लेक्चर आज हम लोग करने वाले हैं। इसमें पढ़ेंगे हम लोग जल, वायु, उष्मा, प्रकाश, ध्वनि और मापन एवं गति। ये आपका पूरा चैप्टर है। यहाँ से आपके एग्जाम में 7 से 8 प्रश्न बनेंगे। कितने प्रश्न? 7 से 8 प्रश्न पर्यावरण में बनेंगे। और ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि 30 प्रश्न में से पर्यावरण में से आपको 8 क्वेश्चन इसी चैप्टर से आता है। तो जिसमें आपको मैं पढ़ाऊंगा जल, वायु, उष्मा, प्रकाश, ध्वनि और मापन एवं गति। तो मैं आपको आज इस वीडियो में जल का पूरा बताऊंगा, जिसमें मैं आपको आज बताऊंगा जल के बारे में। जल क्या होता है, जल का महत्व क्या है हमारे जीवन में, जल का स्रोत क्या है, सोर्स ऑफ वाटर, जल का वितरण कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, और जल प्रदूषण यानी वाटर पोल्यूशन जो कैसे होता है, क्या क्या कारक हैं और इससे बचने के क्या उपाय हैं। तो यहाँ से आपका 1 नंबर जल से आता है। उसी तरीके से वायु से 1 नंबर आता है, उष्मा से 1 नंबर आता है, प्रकाश एवं ध्वनि से एक आता है, मापन एवं गति से 2 नंबर आता है। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो हम आज पढ़ेंगे जल, फिर हम कल पढ़ेंगे वायु, इसके बाद उष्मा, फिर प्रकाश और ध्वनि, फिर मापन एवं गति। तो 4 से 5 दिन में इस चैप्टर को हम लोग समाप्त करेंगे, क्योंकि आपका जो है 8 नंबर का प्रश्न यहाँ से बनेगा। इसलिए हमारा ये काम नहीं कि हम जल्दी जल्दी चैप्टर खत्म करें, हमारा काम है नंबर दिलवाना। तो चलिए हम नंबर दिलवाने का काम यहाँ से करते हैं। यहाँ से जल वाले चैप्टर से 1 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। तो देखते हैं जल क्या होता है। ठीक है, जल के बारे में पहले तो हमको पता है कि पृथ्वी का लगभग 3/4, ठीक है, 3/4 यानी 4 भाग में से 3 भाग हमारा पानी है, यानी 71% जल से ढका हुआ है। इस भाग को जलमंडल कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर जल चक्र के द्वारा प्राप्त होती है। जब समुद्रों, महासागर, नदियों, तालाबों, झरनों का जल सूर्य की गर्मी से गर्म होकर आसमान में चला जाता है, तब बादलों का निर्माण होता है। यही होता है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, बादलों से फिर से बारिश होती है, वृष्टि होती है, और यह बारिश बर्फ के रूप में, ओलों के रूप में या फिर पानी के रूप में जमीन पर गिरती है, और इस प्रकार से पुनः समुद्रों में, महासागर, नदियों और तालाबों में जल जो है पहुंच जाता है। फिर क्या होता है, यही पानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बन के यानी भाप बन के फिर से प्रक्रिया शुरू हो जाती है वाष्पोत्सर्जन की, और यही बादल बनाते हैं, और बादल बनाकर फिर यही वर्षा कराते हैं, और यही प्रक्रिया जो है बार बार चलती रहती है। ठीक है, बार बार चलती रहती है। वाष्पोत्सर्जन होगा, वर्षा होगी, वाष्पोत्सर्जन होगा, वर्षा होगी। तो ऐसे चलता रहेगा यही चक्र। यही होता है आपका जल चक्र। ठीक है, वाटर सर्किल, जल चक्र यही होता है। अब आइए देखते हैं जल के महत्व को, कि हमारे जीवन में जल का कितना महत्व है। ठीक है, कभी आपको पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सबको पता है हमारे पृथ्वी में जो है 3/4 भाग जल है, यानी 71% भाग जल है, लेकिन पीने योग्य पानी 1% से भी कम है। ठीक है, अभी उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, जब हम लोग देखेंगे जल के स्रोत, किस प्रकार के जल का वितरण है, जल का स्रोत क्या है, तब हम बात करेंगे उस पर। तो देखते हैं जल का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। ठीक है, सभी जीव जंतुओं को जरूरत होती है किसकी? जल की। सभी जीव जंतुओं को जल की बहुत नीड, बेसिक नीड होती है, और मनुष्य के शरीर का लगभग 70% भाग जल ही होता है। ठीक, जो आप प्लाज्मा बोलते हैं, तो आप 70% भाग आपका जो है खून में प्लाज्मा मिला होता है, पानी होता है। ठीक है, तो ये कितना होता है पूरे शरीर में? 70% होता है। ठीक, मनुष्य को अपने विभिन्न कार्यों जैसे खाना बनाना, ठीक, खाना पकाना, कपड़े धोना, साफ सफाई करना आदि में जल की आवश्यकता होती है। कहाँ कहाँ पे मनुष्य खाना बना सकता है? ठीक है, आप कहीं भी जाएंगे, आपको आम जीवन में बिना पानी के संभव कुछ नहीं है, इसलिए जल की बहुत ज़्यादा महत्व है हमारे आम जीवन में। ठीक, जानवरों की जो है पानी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। मनुष्य से ज़्यादा पानी जो है जीव जंतु जानवर पीते हैं। ठीक है, पौधों को भी जो है, जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो हम लोग पानी पीते हैं, उसी प्रकार से जब कोई पौधा होता है, ठीक, तो वो भी तो जल का शोषण करता है। कहाँ पे, किससे करता है? जाइलम से। मैंने आपको बताया था, जा से जाइलम और जा से जल होता है, और फ्लोएम से खाने का वो प्रवाहन करता है। ठीक है, हाँ, तो ये जल का महत्व हो गया। ठीक, और जहाँ तक कुछ मुझे पता है, कुछ जलीय जीव और पौधे तो जल में ही रहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम आपका हो गया। ठीक है, मछली हो गए, मेंढक हो गए, सांप हो गया कुछ, तो ये लोग आपके जल में ही रहते हैं। तो इन कुछ जीवों के लिए जो है जल का महत्व इसलिए बढ़ जाता है, क्योंकि उनका आवास ही कहाँ होता है? पानी में होता है, जल में होता है। जल का सोर्स क्या है? वाटर ऑफ सोर्स देखते हैं क्या है, जल की स्रोत क्या क्या है। जल जो है 3 रूप में होता है। किसमें? इसमें ठोस, द्रल और गैस। द्रल मतलब होता है द्रव, इसको बोलते हैं। ठीक है, और गैस होता है वही जो वाष्प होता है आपका, गैस के रूप में। ठोस रूप में जल बर्फ के रूप में पाया जाता है। आप पढ़े होंगे कि ठोस, शुष्क बर्फ जो है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, शुष्क बर्फ या ठोस बर्फ कौन सा? CO2 होता है। तो ठोस रूप में जल बर्फ के रूप में पाया जाता है। तरल यानी द्रव रूप में जल समुद्र, महासागर, नदियां, तालाब, झरना, जमीन के अंदर आदि द्रव रूप में पाया जाता है। ठीक, और भाप के रूप में कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो भाप के रूप में आसमान में जल पाया जाता है। कैसे? जब मान लीजिए हमारी ये पृथ्वी है, यहाँ जो है तालाब है, ठीक, ये नदी निकली है, और ये जो है आपका समुंदर है, महासागर है,
तो इनका जो जल है, ठीक, इनका जो पानी है वो क्या होता है, सूर्य के प्रकाश में जब गर्मी खूब पड़ती है, जैसे अब गर्मी आने वाला है, तो इसमें तापमान ज़्यादा बढ़ेगा, और तापमान बढ़ने से सूर्य के प्रकाश में इनका जल जो है सूखता हुआ, आप कहते होंगे गर्मियों में जल कम हो जाता है, सूख जाता है। क्यों हो जाता है कम? क्योंकि ये सूख के कहाँ चला जाता है, आसमान में, क्षोभमंडल में चला जाता है, और यही क्रिया होती है आपकी वाष्पोत्सर्जन क्रिया। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है, यानी ये जो आपके पानी है वाष्प बनकर क्षोभमंडल में चले जाएंगे, आसमान में चले जाएंगे, और फिर क्या करते हैं, यही हमारे जब पछुआ विक्षोभ होता है तो वर्षा कराते हैं। ठीक, इसको हम लोग क्या, वाष्पोत्सर्जन जब होता है इसको नमी बोलते हैं, नमी। ठीक है, आर्द्रता जिसको आप ह्यूमिडिटी बोलते हैं, आर्द्रता। और आर्द्रता को आप किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि आर्द्रता मापी यंत्र को क्या कहा जाता है, तो आर्द्रता मापी यंत्र को कहा जाता है हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। ठीक। चलिए अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर देखते हैं, जल का वितरण कैसे करेंगे। हमको पता है कि हमारी पृथ्वी पर जल 71% भाग पर है, ठीक है, लगभग 3/4 भाग पर जल है, हम जानते हैं। परंतु फिर भी इसकी कमी है, जल की कमी है हमारे जीवन में। क्यों? क्योंकि जल का वितरण असमान है और इसका ज़्यादातर भाग हमारे लिए उपयोगी नहीं है। जल का वितरण निम्नलिखित तरीके से किया गया है। कैसे कैसे? देखिए, आपका जो 97% एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग हैशटैग कर लीजिए, क्योंकि जो महासागर में जो नमकीन पानी है, खारा पानी है, लवणीय जल है, ठीक है, जिसको हम अनुपयोगी बोलते हैं, हमारे लिए उपयोग में नहीं है, वो 97% अकेले भाग है। ठीक। और बर्फ के रूप में ग्लेशियर, आप देखते होंगे कि जो सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है, उत्तराखंड में ग्लेशियर है, हिमाचल में ग्लेशियर है, तो बर्फ जो है ये 2% पूरे विश्व में जो है बर्फ के रूप में, यानी शुष्क बर्फ CO2 के रूप में जो पानी है वो 2% है। और जो भूमिगत जल है, नदियां हैं, झीलें, जिसको आप पी सकते हैं, वो 1% है। ठीक है, अर्थात आप 3% जल को यूज में ले सकते हैं। ठीक, लेकिन उसमें से 1% प्रॉपरली यूज विश्व वाले लेते हैं, और बाकी जो है 2% ये बर्फ के रूप में होता है। अगर यही पिघल जाता है तो कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, वैश्विक तापन होता है, गर्मी जब बढ़ती है तो ग्लेशियर पिघलता है, और क्या होता है, समुद्र बढ़ जाते हैं, और उसके किनारे जो बसे शहर हैं वो बह जाते हैं। जैसे इंडोनेशिया की जकार्ता वहाँ की राजधानी है, 2030 तक वैज्ञानिकों का मानना है कि वो डूब जाएगी। किसके कारण? वो वैश्विक तापन के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। ठीक, तो कभी भी आपसे पूछा जाएगा पृथ्वी पर जल कितना पाया जाता है, तो 71%, अर्थात अगर चौथाई में दिया रहेगा तो 3/4, 3/4। अलवणी अलवणी जल, मतलब जिसमें नमक नहीं होता है लेकिन वो अनयूजलेस होता है, यूजलेस होता है, 2%। और पूरा नमकीन खारा पानी समुद्र का जल वो 97% है। ठीक, और जिसको हम यूज कर सकते हैं, पी सकते हैं, वो अलवणी जल, नदियाँ, झील या भूमिगत जमीन के वाटर लेवल के नीचे होता है, वो 1% है। ठीक है, और 1% में हम लोग कितना यूज कर पाते हैं इसका? 0.006%, इतना ही हम यूज कर पाते हैं। जो आपका 1% यूजेबल है, ठीक है, उसमें भी हम 0.006% ही जल को यूज कर पाते हैं। ठीक, और जो पानी हम लोग पीते हैं उसको क्या कहा जाता है? 2018 के टेट में पूछ लिया गया था कि जो आप पानी ड्रिंकेबल वाटर है उसको कहते हैं पीने योग्य पानी। ठीक, वहीं साइंस में कहते हैं उसको डिस्टल वाटर, लेकिन आपसे इन्वायरमेंट में नॉर्मली अगर पूछा जाएगा तो उसको आप कहेंगे जिस पानी को हम पी सकें वो होता है पीने योग्य पानी। ठीक, ड्रिंकेबल वाटर। ठीक, अब आइए हम लोग जल प्रदूषण के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि हमारा जल प्रदूषण क्या होता है, कि इसके कौन कौन से कारक हैं और जल प्रदूषण से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। जल में ऐसे पदार्थों को मिलना जिनसे जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचे, वही आपका जल प्रदूषण होता है। ठीक है, जल प्रदूषण के कई सारे कारण होते हैं। कौन कौन से कारण हैं, आइए हम उन पे देख लेते हैं थोड़ा सा। जल का प्रदूषण कैसे होता है? आपके घरों से आप देखते होंगे कचरा जो निकलता है, क्या निकलता है? डस्ट, कचरा। ठीक है, मल मूत्र ये सब निकलता है, कहाँ जाता है? ये सब नालों में जाता है, पानी में, और इससे जो है नदियों में जाता है, जिससे क्या होता है? जल प्रदूषण होता है, और नदियों के जीव जंतु और जो कीट होते हैं छोटे छोटे, वो सब क्या करते हैं? मर जाते हैं। ठीक, और दूसरा कारण क्या है कि जो फैक्ट्रियां चलती हैं, आप देखते होंगे कभी कोई फैक्ट्री समुद्र तल के किनारे या नदियों किनारे लगती होगी। इसका वजह क्या है कि जो फैक्ट्री का कचरा निकलता है उसको हम लोग नदियों में फेंक देते हैं। लेकिन आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश में ही फैक्ट्रियां कम हैं, और जो हैं भी वो लखनऊ में, इलाहाबाद में, प्रयागराज में, जौनपुर में, ऐसी जगह पे जहाँ नदियाँ हैं, क्योंकि उनको सरलता होती है फैक्ट्री का, जो जैसे चीनी मिल हो गए, ठीक है, कोई भी मिल हो गया, तो फैक्ट्री का पानी नदी में वो लोग गिरा देते हैं। इससे आपका प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक, और नदियों का प्रदूषक स्तर जो आप इसको मापते हैं कि कितना, कौन सी नदी कितनी गंदी है, तो उसको BOD से मापते हैं। ठीक है, BOD का पूरा नाम होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड।
ये कई बार फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो जैसे सुपर टेट में है, कंप्यूटर से क्वेश्चन आता है, तो वहाँ से फुल फॉर्म भी आता है। तो बीओडी आप याद कर लीजिए, बीओडी से हम लोग नदियों का प्रदूषक स्तर मापते हैं, कौन सी नदी कितनी गंदी है। उत्तर प्रदेश की सबसे गंदी नदी कौन सी है? यमुना नदी है, ठीक है। वहीं बात करेंगे हम भारत की, तो भारत की सबसे गंदी नदी साबरमती रिवर है, ठीक। और विश्व की वो है राइन नदी। तो यहाँ से इतनी बातें क्लियर हो जाती हैं, नोट कर लीजिएगा जो मैंने आपको बताया है। खेतों में ज़्यादा रासायनिक उर्वरक इस्तेमाल करेंगे, उससे भी जल प्रदूषण बढ़ता है, ठीक है। हाँ, ये सब कारण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इनसे हम लोग हानियाँ देख लेते हैं, कौन कौन सी हानियाँ होती हैं जल प्रदूषण से। जैसे पेचिस, ये जल की गंदगी, जल गंदा पानी पीने से आपको पेचिस, डायरिया, टाइफाइड यानी आंत्र ज्वर, मियादी बुखार जिसको बोलते हैं, पीलिया, हैजा जैसे रोग हो सकते हैं। कुछ विशेष धातुओं के जल में घुल जाने से बीमारियां भी हो जाती हैं, जैसे मीनमाता रोग जल में जब घुल जाता है, मरकरी जब पारे के साथ घुल जाता है जल में, तो क्या होता है? मीनमाता रोग हो जाता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कहाँ पे? 2018 के टेट में, कि मीनमाता रोग कौन से ऐसे धातु के कारण जल में मिलने से होता है? तो पारे का, ठीक है। पारे का जल में मिलना, घुल जाना, उसको पीने के बाद मीनमाता रोग हो जाता है, ठीक है। इटाई इटाई रोग मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों आप लोग हैशटैग कर लीजिए। इटाई इटाई रोग जल में कैडमियम धातु के घुल जाने से होती है, ठीक। और वहीं जल में पारा घुलने से मिनमाता रोग, और जल में कैडमियम धातु के घुल जाने से इटाई इटाई रोग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 18 में पूछा भी गया था आपसे, मिनमाता रोग, ठीक। चलिए, और हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि जो इसका, जैसे जल से इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ क्या क्या हैं। जैसे सूखा पड़ना, ठीक। आप देखते होंगे कई कई 20-10 साल 15 साल में सूखा पड़ जाता है। ये क्यों पड़ता है? ठीक, इसमें क्या होता है कि बारिश बहुत ही कम हो जाती है, मतलब हद से ज़्यादा कम हो जाती है, जिसमें बहुत सी हानियाँ हो जाती हैं। इसके मैं आपको जल प्रदूषण से हानि बता रहा हूँ, ठीक है। सूखा अगर पड़ जाएगा तब भी जो है बहुत ज़्यादा हानि हो जाएगी, और जल के सारे स्रोत आपके सूख जाते हैं, तालाब, नदियाँ, ठीक है, कुएँ सब सूख जाते हैं। और इसमें क्या होता है? भूख प्यास से जीव जंतु मरने लगते हैं, और ये भी बहुत बड़ा कारण है कहीं ना कहीं जल प्रदूषण के बढ़ने से। फिर क्या होता है कि बाढ़, जल प्रदूषण बढ़ने से बाढ़ आ जाती है। आप देखते होंगे कि ज़्यादा बाढ़ कहाँ पे आता है? समुद्री तटों पे, वहाँ जो ग्लेशियर पिघलते हैं और बाढ़ आ जाता है। अगर हद से ज़्यादा बारिश भी हो जाती है, ठीक है, जितना हमको नॉर्मली होना चाहिए, हमको 100 120 150 सेंटीमीटर तक अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो क्या हो जाता है कि सारी जो उपजाऊ मिट्टियाँ वो बह जाती हैं, मलेरिया, डायरिया, हैजे जैसी बीमारी फैल जाती है। मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, पहले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ सब चीज़ें, ठीक है। हैजा, डायरिया, ये सब फैलने का इससे डर रहता है, और इसमें जीव जंतुओं को मृत्यु हो जाती है। लोगों के आवास बह जाते हैं, घर बह जाते हैं। आप देखे होंगे केरल में जो है बाढ़ आ गया था, केरल आपदा, सभी ने फंड भी दिया होगा केरल में। अभी हाल ही में उत्तराखंड में जो है नंदा देवी ग्लेशियर के जो है वहाँ बांध टूट जाने से 50 लोगों की मृत्यु हो गई है। तो ये सब प्रकृति आपदाएं जो है जल प्रदूषण के कारण होती रहती हैं, ठीक। अब हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग जल का संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे जल का संरक्षण यानी पानी को हम लोग बचा कैसे सकते हैं, किस किस प्रकार से, कौन कौन से ऐसे कार्य करके हम पानी को बचा सकते हैं, ठीक। हम सभी को पता है जल एक अमूल्य वस्तु कह सकते हैं आप उसको, कि जल ही जीवन है, बिना जल के कोई जिंदा नहीं रह सकता है, ठीक। तो जल के बिना हमारा जीवन असंभव है, ठीक। जल के जो हम जल के द्वारा हम कई गतिविधियां हमारे लिए आवश्यक होती हैं। जैसे इसका जो वितरण है 1% हमने देखा था ऊपर, कि 1% जल ही हमारे लिए उपयोगी है, उसमें से हम लोग 0.006% ही इसका उपयोग कर पाते हैं, पूरे विश्व की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। वर्षा जो जल होती है, वर्षा वर्षा का जल ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा जल वर्षा के जल से ही होता है, ठीक। और इसको हमको नालियों में व्यर्थ बहने नहीं देना चाहिए, इसके लिए हमें जल संग्रहित करके रखना चाहिए। जैसे क्या होता है जब बारिश हमारी होती है, ठीक है, जब रेन होता है, तो जो पानी हमारा सड़कों पर गिरता है, सड़कों से किनारे आप देखे होंगे सरकार ने बना रखा है बगल बगल नाले, और नालों से वो जो है ग्राउंड लेवल पे जाता है, और यही आपका पाताल तोड़ कुआं कहलाता है, ठीक। इसलिए सरकार भी ध्यान देती है कि पानी को हमको वेस्टेज नहीं जाना है। आप देखते होंगे यहाँ से ऐसे बना रखा है उन्होंने बीच बीच में, हाईवे पे जो लोग गाड़ी चलाते होंगे या जाते होंगे उनको पता होगा, ऐसे हाईवे किनारे पानी संरक्षण करने के लिए गवर्नमेंट भी काम करती है। आपको भी करना चाहिए कि आप जो है जब बारिश हो तो छत का पानी, उसके लिए एक गड्ढा बड़ा सा करवा दीजिए घर पे, और जो छत का पानी है उस गड्ढे में आएगा, और आपको पानी की जब भी ज़रूरत होगी वहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं, या ग्राउंड लेवल आपका यहाँ से अच्छा रहेगा कि आप जब बोरवेल या ट्यूबवेल या समरसेबल का कुछ भी बोरिंग कराएंगे तो आपको पानी ऊपर ही मिल जाएगा। तो जल संरक्षण के कई तरीके होते हैं कि छत के ऊपर आप वर्षा का जल संग्रहण कर सकते हैं, ठीक है, कुआं बना के जल संरक्षण कर सकते हैं, नाला बनाकर जल संरक्षण का उपयोग आप कर सकते हैं, ठीक। और इसके लिए जो हमें जो नीति अपनानी चाहिए वो कौन सी? RRR, ठीक। मैंने बताया था कि प्रदूषण को कम करने के लिए जो आपको नीति अपनाना है, RRR, 3 R होना चाहिए। इसका मतलब होता है
क्या क्या मैंने बताया था कि रीयूज, ठीक है, रिसाइकल, रीयूज, रिसाइकल, और हमें जो है रिड्यूस करना होता है पहला, मतलब रिड्यूस का मतलब होता है कम उपयोग करें, कम उपयोग करें, पुनः उपयोग करें और उसका पुनः चक्रण करें। तो ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया था, RRR। तो यही होता है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। तो ये आपके मूल मंत्र हैं। इस तरीके से आप जल संरक्षण कर सकते हैं, ठीक है, जल प्रदूषण को कम कर सकते हैं RRR अपनाने से, ठीक। और प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो पा आ गया, ठीक है। अब 22 अप्रैल में देख रहे हैं पा आया, तो आपका पृथ्वी हो जाएगा पा से। और 22 मई को क्या मनाएंगे आप, तो आप कहेंगे विश्व जैव विविधता दिवस, यानी वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, जैव विविधता दिवस 22 मई को। ये तीनों डेट आप इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, 22 अप्रैल, 22 मई और 22 मार्च। ये जरूर एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। और आपका जल प्रदूषण अधिनियम, यानी निवारण व नियंत्रण अधिनियम जो बना था 1974 में बना था, और पहली बार 5 जून 1974 को पर्यावरण दिवस मनाया गया था। तो कई बार एग्जाम में जो लोग NTPC का एग्जाम दे रहे हैं, टेट सुपर टेट, सब में क्वेश्चन बार बार ये सब ग्रीन सदाबहार प्रश्न, इसको हैशटैग कर लीजिए। आपसे पूछा जाए कि जल प्रदूषण 1974 में पारित हुआ, लेकिन 5 जून 1974 से ही पर्यावरण प्रदूषण भी मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं प्रतिवर्ष। अब कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं जो यूपी टेट में पूछे गए हैं पिछले साल। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहा जाता है, ये 2018 में टेट में पूछा गया है। इसको कहा जाता है पीने योग्य पानी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो पीने योग्य पानी को जो है पीने के लिए सुरक्षित पानी कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यूपी टेट में आया था 2017 में, ठीक, कि तरुण भारत संघ के लिए राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था, तो इनको जल संरक्षण के लिए। तो जल संरक्षण के लिए भारत में कुछ समितियां बनी थी, मैं आपको बता देता हूं। जैसे तरुण भारत संघ, ये समिति बनी थी, ठीक है, जल संरक्षण के लिए। ये जो है राजस्थान में कार्यरत है। कहाँ पे है तरुण भारत संघ, ये आपके राजस्थान में है, ठीक है। और ये जो है जल संरक्षण का कार्य करती है, और इसके लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है इन्होंने जीते हैं राजेंद्र सिंह। इनको इसके जल संरक्षण के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अभी हाल ही में 2019 में रवीश कुमार को रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है, जो NDTV के पत्रकार हैं। और इसके लिए तरुण भारत संघ के साथ साथ एक पहल और चलाई गई थी, दूसरा उसका नाम है भीम संघ। यह बच्चों की संस्था है, ठीक है, भीम। इसमें जो है छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बच्चों की संस्था है, और ये कर्नाटक में चलाया गया था, ठीक। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि भीम संघ का संबंध किससे है, तो जल संरक्षण से बच्चों द्वारा चलाया गया था कर्नाटक में, ठीक है। इसमें क्या किया गया था कि तालाब सरोवर को पुनर्जीवित करके पानी की समस्या को दूर किया गया था। जो तालाब आपके सूख गए थे, जो कुएं आपके सूख गए थे, तो उसको पुनर्जीवित करके उसमें पुनः जल वापस लाके ऐसा कार्य बच्चों द्वारा किया गया था कर्नाटक में। इसको नाम दिया गया भीम संघ, भीम संघ। तो आपसे तरुण भारत संघ पूछा जाएगा तो जल से संबंधित है। इसके महान पुरुष जो है जल पुरुष भारत में कहे जाते हैं राजेंद्र सिंह, जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था, ठीक। इसको एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। और भीम संघ ये कर्नाटक में बच्चों द्वारा संचालित किया गया था, जिसमें तालाब और कुओं को पुनर्जीवित किया गया था। और ये देखिए आपका 19th लेक्चर आज खत्म होता हुआ, और मैथ की सजीवन बूटी कक्षाएं जो है चल रही हैं आप लोग, उसके भी 10 लेक्चर हो चुके हैं, प्लेलिस्ट अपडेट है, जाकर देख सकते हैं। और इसमें हमने देखा वाटर, ठीक है, जल, जल का महत्व, जल के स्रोत, जल का वितरण, जल प्रदूषण, इसके हानियाँ, इसका उपयोग, जल दिवस, और भी जो इसके आयोग बने थे उसके बारे में हमने चर्चा किया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो द फायर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए, और जिससे कि डेली आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।